नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पत्रकार और पत्रकारिता को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में पत्रकारिता का स्तर काफ़ी गिरा है, जिसके लिए पत्रकार समूह और पत्रकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीन स्तंभ हैं, लेकिन चौथे स्तंभ का दर्जा पत्रकारिता को प्राप्त है। ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तो तीनों स्तंभों पर निगरानी करने का काम पत्रकारिता का है, लेकिन आज के समय में पत्रकार इन तीनों स्तंभों की खामियों को प्रकाशित और प्रसारित करने के बजाय इनके पक्ष में ही कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरोकार मीडिया जन सरोकार के तहत एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर जनता से जुड़े मामले प्रसारित किए जाएंगे। इस प्रसारण के दौरान हम चाहते हैं जनता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। जिन मुद्दों को उठवाना चाहते हैं हमारे मीडिया चैनल द्वारा, तो अपने समाचार और उनकी सूचना वीडियो के मार्फत व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर प्रेषित करें। हम समाचारों को प्रसार जन जन तक करेंगे। आशा है कि आप सरोकार मीडिया के इस प्रोग्राम में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट भी हैं। वकालत के साथ साथ समाज सेवा में भी इनका कोई सानी नहीं है। राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने वाले सरफराज साहब से आज हम देश और समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनसे करीब करीब सभी मुद्दों पर, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो या सोशल वर्क हो, सब पे सवाल पूछेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि किस तरीके से वे कांग्रेस के एक कद्दावर नेता की हैसियत से क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की पुनर्वासी केंद्र में हो और दिल्ली में भी कांग्रेस सत्तासीन हो, उसके लिए वे क्या सोचते हैं। आइए मिलते हैं सरफराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। पहला सवाल मेरा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए अधिवक्ता काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और आप लोगों की जो है काफ़ी मदद भी करते हैं, चाहे वो कानूनी मामले हों और चाहे सामाजिक तौर पे हो। जो आस्था है जनता की या सारे न्यायालयों में आस्था है, वो आस्था इधर जब से जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, इस आस्था में जो है कुछ गिरावट आई है? एग्जैक्टली तो गिरावट शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों का विश्वास जरूर हिला है। अच्छा, क्या केंद्र सरकार के इशारे पे भी कुछ माननीय न्यायाधीश किसी तरह के दबाव में फैसले देने पे मजबूर होते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ऐसे मसले हैं। जैसे जब कोरोना शुरू हुआ तो प्रवासी मजदूरों का मामला रहा, चाहे वो धारा 370 का मामला रहा, और ऐसे जामिया का मामला रहा, जेएनयू के मामले रहे। बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे मामला हुए हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ सबकी आस्था है, उस मसले पर जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए थी वह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। तो उससे लोगों में एक जो हर आदमी का एक लगता है कि भाई कि हमें न्यायपालिका पे हमें वहाँ न्याय मिलेगा, उस न्याय से लोगों में थोड़ा सा जो है एक थोड़ा सा हल्का, उसको एग्जैक्टली कह सकते हैं कि विश्वास जो है वो कम हुआ है। अच्छा, दिल्ली में पिछले साल दंगे हुए थे, उन दंगों को रोकने में पूरी तरह से दिल्ली पुलिस जो है नाकाम रही थी। जज थे, उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए जो है आदेश भी दिए थे, लेकिन दूसरे दिन ही उन जज साहब का जो है तबादला कर दिया और कपिल मिश्रा बीजेपी का नेता था, उसने इस तरह के उत्तेजक भाषण दिए, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और दूसरे समुदाय के लोगों को जेल भेज दिया गया। अब जैसे जैसे चार्जशीट हो रही है क्लियर कोर्ट में, तो वहाँ पुलिस की संदेहास्पद स्थिति के बारे में जजों ने टिप्पणियां करना भी शुरू कर दिया है। जी जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक खास समुदाय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जैसा जज जो है वहां का अगर कोई फैसला करता है तो उसको भी सरकार नहीं मानती है, दरकिनार कर देती है, इसको किस नजरिए से लेते हैं? माननीय हाई कोर्ट के जज थे और उनका ट्रांसफ़र जो है हरियाणा चंडीगढ़ कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का यह कहना है कि वो रूटीन है, लेकिन समय जो तय हुआ, जिस वक्त उनका ट्रांसफ़र हुआ है, वह शक पैदा करता है। दूसरी बात दंगों की जहाँ तक बात है, इंसान के साथ उसका एक प्यार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। पहली बात तो ये जो हुआ ये वाकई में बहुत गलत और वो किसी मतलब दरिंदगी से कम नहीं था। और जहाँ तक रोकने की बात है और कार्रवाई की बात है, तो दिल्ली सरकार में जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर ये चाहते तो तब भी दंगे को रोका जा सकता था। और रोकने का ये तरीका था कि इनके पास अपार बहुमत था और अपने जितने विधायक थे उसके साथ ये प्लान कर सकते थे या केंद्र सरकार को लिख सकते थे या जो भी नोडल एजेंसीज उस वक्त कोई रिलीफ दे सकती थी उसको ये कह सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहे, खाली ये कहते रहे कि भाई दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके घर के ऊपर जब कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो 2 मिनट में दिल्ली पुलिस जो है एक्शन में आ गई और उनको उठा लिया। ठीक है, वो धरना वहाँ से और प्रदर्शन आपके निवास से खत्म कराया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तब दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, तब कैसे एक्शन हुआ? तो यहाँ अगर जिम्मेदारी किसी की है तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग तक नहीं कही, बीजेपी शासन जो केंद्र में है, अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे मांग तक नहीं की मतलब पुलिस व्यवस्था ठीक हो, चुस्त दुरुस्त हो या दोषियों के खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई हो जो एक अमुक संप्रदाय के लोगों के साथ हुई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी क्यों मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी खुद भी टीम है बीजेपी की। ये जिस आंदोलन से पैदा हुए हैं वह आरएसएस ने उसको फंड किया हुआ था, आरएसएस ने उसको सपोर्ट किया था। बीजेपी और आरएसएस ने ही इस आंदोलन को पूरे देश में यूपीए की गवर्नमेंट को तहस नहस करने के लिए और उसको नुकसान करने के लिए जितना भी फार्मूला हुआ था, जितने भी 100 कार्ड लोग हैं उसमें सब ये अन्ना आंदोलन के नाम पर हुआ था। ये आदमी तो आरएसएस का बिल्कुल संगी आदमी है। मतलब इन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब ने मुस्लिम समुदाय को बहुत अच्छी तरह से गुमराह कर लिया। शीला जी ने 15 साल बहुत अच्छा विकास कार्य किया, उसके बावजूद केजरीवाल जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल कर ले गए और कांग्रेस हार गई। इसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, जहाँ तक ये है कि एक तो इन्होंने ये माहौल बना दिया था, डर का माहौल बना दिया था, ठीक है, और वोटों का और कास्ट का पोलराइजेशन कर दिया था। और फिर बीजेपी के साथ ये नूरा कुश्ती खेल रहे थे। जो भी आपने चाहे वो माननीय चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे और भी दिल्ली के लीडरान बीजेपी के, जिन लोगों ने उल्टी सीधी और अपने उल्टे सीधे बयान को दिया, वह सब उसके ऊपर भी इन्होंने कभी नहीं खंडन किया, क्योंकि इनका सीधा एक एजेंडा था कि मैं नहीं तो मेरा भाई सही। तो कांग्रेस वाले जो हैं इस चीज को कब समझेंगे? दिल्ली के मतदाताओं को ये चीज कन्वे करने में क्या कांग्रेस विफल साबित हुई जो उसको वोट नहीं मिला? नहीं, विफल तो नहीं साबित हुई है, क्योंकि हमने वोट जो मांगा वो अपने नेता शीला दीक्षित के नाम पे मांगा। और शीला दीक्षित जी ने जो 15 साल इस दिल्ली को दिल्ली बनाया, आज जो है विश्व में इसका नाम है हर तरीके से। चाहे वो दिल्ली मेट्रो से को शुरू कर लीजिए, चाहे फ्लाई ओवर ब्रिज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, किसी भी फील्ड में जाइए, इवन प्लांटेशन में
इन्वायरमेंट के मामले में जितना पेड़ पौधे जितना उन्होंने लगवाया, किसी ने नहीं लगवाया। और पूरे दुनिया में ग्रीनरी के नाम पे जितना दिल्ली का नाम है उतना किसी का नाम नहीं है। हमने उसको कन्वे किया। लेकिन ये जो झांसाराम है, एक तो ऊपर बड़ा झांसाराम और ये दूसरा उसका भाई छोटा झांसाराम, ठीक है, इन दोनों ने फ्री महिलाओं की बस यात्रा, फ्री मार्शल, मतलब हर तरीके का पानी, बिजली, ये वो जितने भी झांसा देने थे इसने झांसे का इन्होंने काम किया। और जनता जो देखिए जनता जनार्दन होती है और वो दिल्ली की जनता जो इनके झांसे में आ गई। केजरीवाल की इस रणनीति के खिलाफ कांग्रेस के पास जो है कोई तुरुप का पत्ता है या कोई ऐसी तुरुप के पत्ते की जरूरत नहीं, हम तो विकास की बात करते हैं, विकास का काम करते हैं। और अभी जो एमसीडी के 5 चुनाव हुए हैं उसमें देखिए जो हमारे काउंसिलर हैं, कॉर्पोरेटर जो जीते हैं वो करीब 10,000 से ऊपर वोट से जीते हैं। तो इसका मतलब जो है कि हमारी जड़ें हैं। हाँ, ये एक है कि टाइम टू एक चेंज आता रहता है। और दिल्ली की जनता ने हमारा देखा, उसके बाद वो दिल्ली की जनता जो झांसे में आ गई कि वाईफाई फ्री कर देंगे, लोकपाल ला देंगे, स्टार्ट और चार्टर प्लान शुरू करेंगे। ना वो लोकपाल आया ना चार्टर आएगा। जितना घोटाला इस केजरीवाल की गवर्नमेंट में खुद ये मुख्यमंत्री कर रहा है उतना किसी ने आज तक नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दूसरी बार भी और ज्यादा बहुमत से सरकार में आ गए, केंद्र में सत्तासीन हो गए, तो कांग्रेस से या जो यूपीए था उससे कहां पे चूक हुई? प्रधानमंत्री जो है पूरे देश में घूम घूम कर बातें बताने में, अपनी उपलब्धियां बताने में जो है कामयाब हो गए, और जो चीजें उन्होंने नहीं की थी उसको उजागर नहीं कर सकी विपक्षी पार्टी। उसमें देखिए बात कहूँगा तो बहुत दूर तक जाएगी। इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक लहर पैदा किया, भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री द्वारा किए भ्रष्टाचार को उजागर किया। लेकिन सम एजेंसी, सम लोग, कुछ लोग जो है उसको घर घर तक जो है लोगों तक उसको पहुंचाने में शायद कहीं हमसे कमियां रह गई हैं। और दूसरा बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, ठीक है, उसको इन लोगों ने भुनाया। उस पर जो भी एजेंसीज होती हैं चुनाव से संबंधित, उन सब लोगों ने, हम ये भी नहीं कहेंगे कि उनको फेवर किया या हमको नहीं फेवर किया, लेकिन पारदर्शिता में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, ठीक है। और देश में जो है मतदाताओं के बीच में एक ध्रुवीकरण पैदा किया गया और उसी का रिजल्ट ये हमको मिला। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी जन विरोधी नीतियां लाई, जैसे नोटबंदी की, जीएसटी लाए, आज भी व्यापारी परेशान है, 3 तलाक, धारा 370, राम मंदिर मामला, इसके बावजूद वो सत्ता में आ जाते हैं, तो इसका क्या वजह है? नहीं, वजह कुछ भी नहीं है। वजह मैं बता रहा हूँ कि मैं एक केंद्रीय मंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी और कई पत्रकार बंधु वहाँ बैठे भी थे और उनसे पूछा गया कि भाई कि अभी आपके जो आगे भविष्य में क्या प्रोग्राम्स होंगे काम के। तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इतने हमारे लिए प्रोग्राम बना दिए हैं कि हम अभी उसी को इम्प्लीमेंट करने में हमको 10 साल लग जाएगा। तो हमारी नीतियाँ और हमारे कार्य को ही ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कहना है, लाइक जैसे नोटबंदी थी, नोटबंदी बहुत बड़ा धोखा है इस देश के साथ। सबसे बड़ा धोखा जो हुआ है वह नोटबंदी का ही हुआ और करीब 250 के आसपास लोग लाइन में लगे, कतार में अपनी ज़िंदगी को दे बैठे, ठीक है। उसके बाद भी किसी को ऐसा नहीं है इनकी जू नहीं रहेगी। उसके बाद फिर इन्होंने पहले तो इस तरह का कि भाई कि इससे आतंकवाद रुक जाएगा, काला धन आ जाएगा, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। ना आतंकवाद रुका, ना काला धन। और काले धन की जहाँ तक बात करेंगे, इन्होंने कहा था 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, 2 करोड़ में नौकरी दूंगा। ना वो 15 लाख आए, ना वो 2 करोड़ आए, ठीक है, ना 2 करोड़ की नौकरी हुई, ना कोई जांचने और पूछने। और दूसरी बात है कि जो एक आवाज़ होती है ना, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो आवाज़ है वो मीडिया है। मीडिया जो है कुछ हद तक जो है, बहुत हद तक जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो है, जो इशूज़ थे देश के लिए, जो ज्वलंत इशूज़ थे
जहां हमारी नोटबंदी से आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखराव हो गया। उसके बाद फिर जीएसटी आई। जीएसटी ने जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो उनकी कमर टूट गई, वो बेरोजगार हो गए, युवा बेरोजगार हो गए। उनकी बात तक इन लोगों ने कभी नहीं पहुंचाया। दूसरी बात ये बार बार ये कहते हैं कि मनरेगा में ले आया, जो जीएसटी में ये कांग्रेस का प्लान था हमारा बहुत दूर तक एक विजन था, लेकिन उसमें जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं जीएसटी में वो आपको नहीं मालूम था। आपको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो खाली आप जानते थे। ये जीएसटी कांग्रेस लाई है, ये मनरेगा, एनआईए हैं, आपने क्या किया, इनका मिसयूज किया। एनआईए आज किसके लिए है? एनआईए कोई नेता बोल रहे उसके ऊपर एनआईए अब काम करेगी। वो है एनआईए जो देश की रक्षा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक पार्ट बनाया था कि भाई कि अलग से एक इन्वेस्टिगेशन होगा जो देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी मसले होंगे वहाँ हल होंगे। आज वो मसले हल होते हैं जेएनयू पे, जामिया पे, एएमयू पे, दलित पे, माइनॉरिटीज पे, जो भी इनके खिलाफ भी नहीं कह सकते आप, खिलाफ क्या होता है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। जैसे इनकी 2014 में सरकार आई, उसके बाद इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। उसके बाद 19 में आए इतना बड़ा ये जनमत लेके, इन्होंने एक और उसमें ऐड कर दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। विश्वास नारे में था, सिर्फ ओनली स्लोगन, लेकिन विश्वास से संबंधित ये कह नहीं सकते, क्योंकि जब ये गए थे जिस मंदिर में, जहाँ मंदिर तो हमारा आज लोकतंत्र की संसद है, वहाँ उन्होंने उठा के संविधान को ऐसे ही कहा कि भाई ये विश्वास। तो विश्वास किसका डगमगाया है? विश्वास में जो कमियां हैं वो किस में है? माइनॉरिटीज में है, दलित में है। आपने उनका विश्वास नहीं जीता। चाहे वो देश में मॉब लिंचिंग हुई हो, चाहे कोई भी इशूज हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है, एक प्रधान पूरे देश का वो प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, वो खाली भाजपा की नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी पार्टी का तो प्रधानमंत्री बनता ही है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप 130 करोड़, पहले 125 करोड़ थे, अब 130 करोड़ की भाषा बोलते हैं, तो 130 करोड़ में आप परसेंटेज बताइए ना कि कहाँ आपने किसकी मदद की है, किसका विश्वास आपने जीता? किसी का विश्वास आपने नहीं जीता है। इनका सीधा, इनके जो प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो सीधे एक बात बोलते हैं कि अगर लोकतंत्र में हमारी इज्जत नहीं है, लोकतंत्र अगर हमें नहीं चाहता है, देश के लोग हमको नहीं चाहते, तो हमारे चुनाव क्यों जीतते हैं? सही मायने में तो इन्होंने एक भी कोई चुनाव नहीं जीता है। पूरे देश के अंदर जितने भी आप राज्य पाएंगे, जितने भी स्टेट हैं, आप गिनती कर लीजिए। गोवा में इनकी कोई सरकार नहीं थी, गोवा में इन्होंने कैसे बनाया? मणिपुर में आप बताइए, दो एमएलए लेके जो 2 विधायक से सरकार बना सकते हैं? कहीं नहीं बन सकते। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऑल एजेंसीज का इन्होंने मिस यूज किया और अभी भी उसका कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये बहुत गलत परंपरा है लोकतंत्र की में। अच्छा, किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, उसको लेकर ये सरकार कोई जो है संजीदगी से जो कदम नहीं उठा रही है, और हमारे अन्नदाता परेशान हैं, और विपक्षी पार्टियों ने भी उनको समर्थन दिया है, और देश का आम नागरिक भी चाहता है कि किसानों के विरोध में बने तीनों कानून वापस होना चाहिए। तो इसमें विपक्षी राजनीतिक दल जो है किस तरह की और भूमिका लेके चले ताकि सरकार? विपक्ष की जहां तक बात है, बार बार लोग पत्रकार यही हमारे लोग पूछ लेते हैं, विपक्ष को विपक्ष चलाए, कहीं छोड़ा किसी ने? मान लीजिए कहीं विपक्ष का नेता किसी जिले में कोई बात करता है तो वहां की जनता क्यों नहीं उसका साथ देती है? उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। तो आप मत करिए। लोकतंत्र में एक बात होती है कि जनता जनार्दन होती है। जनता ने अगर उनको जिताया, अगर जनता उनको पसंद नहीं करती है तो कम से कम वहां जाके उसके फेवर में धरना प्रदर्शन तो करना चाहिए। खाली हम ही को आप कहोगे कि विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष कहाँ से मजबूत होगा भाई? विपक्ष के लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हम जाते हैं। उस टाइम जब 2019 का चुनाव हो रहा था, 22 पार्टियां जो है गई हैं कि भाई हमें ईवीएम और वीवीपैट पे जो है कमियां नजर आ रही हैं, कुछ भी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या ड्यूटी बनती थी? वो कह देते भाई कि आपकी कमियां हैं, हम आप उसको देख लेते हैं। उन्होंने उसको सुनने से मना कर दिया, सुना तक नहीं है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? क्या विपक्ष करेगा? लठ लेके जाएगा, डंडा लेके जाएगा, गाली देगा, गलौज करेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं
इस देश, ये तो कृषि प्रधान देश है, हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है। 80-85 करोड़ लोग तो खाली वो किसान हैं, और उन्हीं का बेटा जो है देश की सीमा पे जवान है, उसी आज वो देश की सुरक्षा कर रहा है, उसी के जो माँ बाप हैं जो किसान हैं वही वो पीटे जा रहे हैं। तो क्या आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ये आने वाला भविष्य जो है संदेश बिल्कुल ठीक नहीं है। रही बात इनके 3 कानून की, 3 कानून आपने किसी से पूछा? अगर आप कहते हैं कि जो 700 पंचायत हम करेंगे तो आप पंचायत पहले कर लिए होते, पंचायत में जाके अपनी बात रखते कि भाई कि मैं ये कानून लाना चाहता हूँ, आप कर लेते। दूसरी बात है राज्यसभा में आए, राज्यसभा में आप आए तो वहाँ पे वोट ऑफ डिवीजन होना चाहिए था, आपने वॉइस से कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे तो चेयर पे घुस गए जी, और ऐसे करके और उसके बाद खत्म कर दिया आपने। तो आप कहाँ तक इन बातों को कर, लेकिन अब ये आंदोलन इनकी गले की फांस है। इनके प्रवक्ता या इनके लोग बोलते हैं कि देखिए आंदोलन, एक्चुअली इनकी आदत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। जैसे बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में देश भर में आपने देखा कि हमारे यहाँ गुड़गांव से एक लड़की अपने पिताजी को बिहार तक जो है 1200 किलोमीटर साइकिल पे लेके गई, कोई सूटकेस पे ले जा रहा, कोई अटैची पे ले जा रहा, कोई भूखे, कोई कैसे 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 पूरे देश के हालात हुए हैं। जो मजदूर है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है वो। अगर देखिए किसी कंपनी का अर्थ, उसकी जो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ये गिना जाता है कि इसमें कितने लेबर काम करते हैं, उसको भी इन्होंने चौपट कर दिया एक लेबर कानून लाके, वो भी किसके फेवर में? सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए, कि बगैर बताए नोटिस दिए। पहले नोटिस भी होता था, हम लोग केस भी लड़ते थे लेबर में। अब कुछ नहीं हो सकता, वो जब मर्जी चाहे आपको रख सकता है, जब मर्जी निकाल सकता है। पहले होता था 15 डेज का नोटिस, 1 महीने का नोटिस, अब कुछ भी नहीं है। तो ये खाली इम्पैक्ट जो इसका असर है, ये खाली सब पे पड़ेगा, सब पर ये होगा। दूसरा, फिर ये चुनाव जीत गए। चुनाव में मैं आपको बता दूं, चुनाव में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। जिसकी रैली में 5000 आदमी नहीं इकट्ठा हो रहे, वो सरकार बना रहे हैं। तो ये तो कहीं कहीं अच्छा, ये बताइए कि मीडिया को जो है पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया है केंद्र सरकार ने, और कमोबेश 99% चैनल जो है उन्हीं का राग अलापते हैं, और न्यूज़पेपर उसका कारण है जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी इंडस्ट्री, अब वहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मामला है। अब वहाँ पहले लोग जो पत्रकारिता होती थी उस वक्त ये चीज़ें नहीं होती थी। जो उसके एडिटर होते थे या उसके मालिकान होते थे, और जो लोग उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट पत्रकारिता करते थे, उसमें एक जो है उनका कोऑर्डिनेशन होता था, एक होता था। अब क्या है, जैसे किसी जगह मान लीजिए मैंने कोई, सपोज करिए मैंने कोई इंडस्ट्री लगाई, अब इंडस्ट्री में मेरा लॉस हो या फ़ायदा होगा, जो मुझे प्रोडक्ट बनाना है वो जैसा मैं शेप चाहूँगा, अगर वो नहीं बनेगा तो मैं उस इंजीनियर को हटा दूँगा। तो आज की जो मीडिया की बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। अब उनको विज्ञापन लेना है, उनको सरकार के साथ चलना पड़ता है, सरकार जो कहती है उनको करना पड़ता है, जो नहीं करेगा वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन सरफराज साहब, सरकारें तो पहले भी थी, कांग्रेस की सरकार रही, तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही, उन लोगों ने कभी ऐसा माहौल नहीं किया था मीडिया के साथ एक सम्मानजनक रिश्ता इसलिए नहीं किया था कि जो हमारी, देखिए मेरी कांग्रेस, हमारी कांग्रेस जो 136 साल पुरानी है, हमने ऐसे फ्री में जो है देश को आज़ाद नहीं किया था, हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से लिया है, तो उस दुख दर्द को समझते थे, ठीक है। इसलिए वो किसी से छेड़छाड़ नहीं करते थे। इस देश को हमने खून पानी से सींचा है। आप ये देखिए कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उदाहरण देने लगते, नेहरू ने किया, नेहरू जी ने किया, नेहरू बोलते हैं, नेहरू जी ने, इनको कम से कम सम्मान से बोलना चाहिए, नेहरू जी ने किया, नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने तो भिलाई स्टील, जमशेदपुर, सलेम, खड़गपुर, दुर्गापुर, ये स्टील प्लांट लगाया, क्योंकि स्टील एक ऐसी चीज है कि स्टील जितने किलो बिकती है उसका जो प्रॉफिट होता है उससे कंट्री की रिचनेस जो है वो तय की जाती है कि ये कंट्री कितना रिच है। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए भाखड़ा नंगल डैम बनवाया पंजाब का, ठीक है। तो हमने तो काम किया है, एम्स बनवाया इन्होंने 6 साल में, आज 6 साल हो गया, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने एम्स बनवा दिए। तो ये कहने की चीज़ें होती हैं, इनको तो जो काम नहीं करना चाहिए वो काम ये सारे कर रहे हैं। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं इनको इन्होंने तहस नहस कर दिया। जैसे आपने कहा कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, वो नहीं कर सकते, उनके अंदर देशभक्ति थी, राष्ट्रभक्ति थी, वो देश के लिए काम किए हैं। ये खाली बस ये कहते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने, अरे भाई शासन कर रहे हैं तो शासन में
थोड़ा बहुत कहीं 19-20 हुआ है तो उसकी सजा तो हमको तो बैठा दिया पार्टी ने, भाई देश ने हमें बैठा दिया ना। अब आपको जो इतना बढ़िया जनमत मिला है तो आप बढ़िया काम करिए, आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो खाली सभी नेताओं को उल्टे सीधे करके केस लगाने पे। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों में आपसी एकता ना बने इसलिए कभी जो है मायावती को फंसा देते हैं, कभी अखिलेश को फंसा देते हैं, कभी लालू साहब को तो जेल में भेज दिया। जो विरोधी है एकजुट होके एक यूपीए मजबूत हो सकता है, उसके पीछे सीबीआई और ईडी और अलग अलग जांच एजेंसियां लगा देती हैं, कोर्ट कचहरी में बता देती हैं। इससे कैसे निपटना चाहिए? ये निपटने की कोई चीज़ नहीं है, इसका तो सीधा है कि आपके पास अगर जनमानस हैं, जैसे वहाँ तेजस्वी हैं और यहाँ अखिलेश हैं, या जो भी जहाँ जो रीजनल जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो अपने को मजबूत करें। विधानसभाएं हैं वहाँ पर अपने उठाएं और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पांडिचेरी है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तो ये बहुत ज्यादा जो है बीजेपी जो है आक्रामक मुद्रा में है, तो आपको क्या लगता है कि खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो है किसकी संभावना है? पश्चिम बंगाल से इनकी जो जीत है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बंगाल में ही आई थी, ठीक है, वहीं से बांग्लादेश लगता है, बांग्लादेश के शरणार्थी वहीं पे आए थे। वहाँ पे मतुआ एक कास्ट है जिसका 26% वोट है, तो इनकी वहाँ पे नज़र है। कोई अच्छे काम के लिए नज़र, ये जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छा काम कर ही नहीं सकते, इनकी सोच ही अच्छी नहीं है। वो बेसिकली ये बिजनेसमैन है, तो इनको जाके वहाँ कोई सेवा नहीं करना। वहाँ भी इन्होंने वही एजेंडा चला दिया ध्रुवीकरण का, हिंदू मुसलमान, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में केजरीवाल बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को डीटीसी में फ्री, इस तरह के नारे दे के जो है सरकार चला रहे हैं। अब नगर निगम के भी चुनाव होने वाले हैं 1 साल में, तो कांग्रेस जो है किस तरह से जो है पार पाएगी बीजेपी और ये ए और बी टीम जैसा आप कहते हैं? नहीं, ए टीम बी टीम नहीं, दोनों एक ही टीम है, ठीक है। अब जब ये कहते हैं एमसीडी पिछले नॉर्थ दिल्ली उसमें एनडीएमसी में उनकी सैलरी काफ़ी दिनों से लोगों की नहीं मिली, शायद मुझे सुनने में आया कि अब मिली है सैलरी, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारा पानी बिजली का बिल सरकार दे, वो कहते हैं हमारा जो है इनकी तनख्वाह दे, तो आपस में इनका नूरा कुश्ती है। दिल्ली किसकी है? दिल्ली भारत सरकार की तो नहीं है, दिल्ली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, तो जिम्मेदारी तो इनकी भी बनती है। अगर नहीं बनती है तो आप धरना लेके बैठो ना, 40 दिन में तो रोज धरने पे बैठते थे, अब धरना कहाँ चला गया इनका? तो धरना इनको करना ही नहीं है। इनका जो एम था वो पूरा हो गया, सीधी सी बात है। बीजेपी का जो एजेंडा था वो पूरा हो गया, इनको इन्हीं दिल्ली तक सीमित कर दिया। इनके सपने बहुत बड़े हैं कि मैं देश का भी प्रधानमंत्री बनूं, देश तक मैं आगे बढ़ूं, इसलिए ये छलांग भी मारते रहते हैं, कभी पंजाब, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। अभी जो सूरत के रिजल्ट आए हैं, कोई इनके अपने रिजल्ट थोड़ी है, वो तो है बस कि भाई हाँ ये नहीं तो ये सही, ठीक है। तो देश की जनता जो है और मतदाता बहुत समझदार लोग हैं और सब जानते हैं, और जहाँ तक दिल्ली के एमसीडी के बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्लाह भगवान के आगे उसके बाद सबसे ज्यादा भरोसा जो है आज की जनता जनार्दन जो है कोर्ट पे करती है, लेकिन हाल में जिस तरह से कोर्ट में फैसले आए हैं या जिस तरह से जो है माननीय उच्च न्यायालयों में भी लोग जजेस भी परेशान हुए हैं, उसको देखते हुए जो है आप क्या सोचते हैं एक अधिवक्ता होने के नाते? नहीं, ऐसा है, लोगों में आया है, डर बना है लोगों को जिस तरह का, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका हमेशा से स्वतंत्र रही है, उसको किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में या मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए और स्वतंत्र रूप में काम करना चाहिए। अच्छा, न्यायपालिका में कई बार जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जो है बड़े पदों पे जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं या राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, तो क्या ये परिपाटी जो है खत्म होना चाहिए? क्योंकि वो तो हमारे नेता राहुल जी ने कहा है, मैं भी इसके फेवर में हूँ। खाली उनके लिए नहीं, जो भी सरकारी सर्विस में है, सरकारी सेवा में है, कम से कम, या पहली बात तो उनको अब मौका ही नहीं लेना चाहिए। अगर मौका देना है तो उनको कम से कम 5 साल के बाद मौका देना चाहिए।
अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि अभी जैसे मान लीजिए जो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस पीसीएस, वो जब सरकार में रहते हैं तब तक तो उनकी जबान नहीं खुलती है, रिटायरमेंट के बाद जो है वो अपने कहानी किस्से जो है किताब के द्वारा या मीडिया में जो है बताते हैं, और उससे जो है लाभ लेकर जो सरकार बनने वाली होती है उसमें एमपी और मिनिस्टर बन जाते हैं। तो क्या ये परिपाटी ठीक है? यही तो मैं अभी इससे पहले मैंने इसी बात को कहा कि 5 साल तक उनको कोई भी पार्टी, मतलब ये अगर ये 5 साल तक उनको किसी भी तरीके का मौका नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो है वो अपने जो उनकी मर्जी है, लिखें पढ़ें जो मर्जी करें, कम से कम 5 साल। अच्छा, ये दिल्ली में जो अभी जिस तरह से ये फ्री वाला सिस्टम चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और मतदाताओं से इस बारे में आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या निर्णय? मतदाता तो हमारे दिल्ली के जितना हमने किया, हमने जितनी भी झुग्गी झोपड़ी जितने भी हैं मकान, जितने 40 लाख मकान हमारी सरकार ने दिया, इंदिरा जी ने शुरू किया। अभी ये बताइए कि अभी पिछले चुनाव में अभी साल भर हुआ है, साल भर में वो रजिस्ट्री बांट रहे थे, प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो हैं, ठीक है, तो किसी का रजिस्ट्री हो गई क्या? कहीं किसी को मकान मिला? और ये केजरीवाल ने किसी को मकान दे दिया। इसने तो कहा था कि मैं जितनी भी झुग्गी झोपड़ी उसके अंदर सीवर और पानी सब, भैया 2 फुट के रास्ते में सीवर और पानी कहाँ तुम ले जाओगे? कुछ नहीं लेना देना है, कुछ नहीं किया ना ये आदमी कर सकता है। इनका खेल खत्म हो चुका है, मैं आपको बता दूं, ये लास्ट टर्म है इनका 10 साल का एक पीरियड था, 10 साल ये पूरी जनता ने, पूरे देश ने इनको देख लिया है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए सीएनआरसी को लेके जो है बहुत देश भर में जो है धरने प्रदर्शन हुए, वो तो कोरोना काल आ गया तो उसकी आड़ लेके या बहाना लेके या उसकी वजह से जो है शाहीन बाग और देश भर के सारे शाहीन बाग हटा दिए गए। तो आप क्या सोचते हैं कि ये चैप्टर क्लोज हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी रूप में जो है उन चीजों को फिर से करेगी? वो कभी लागू नहीं होगा, उनका भी अपना चुनावी एजेंडा है। जब चुनाव आएंगे तो वो भूत जो है जगा दिया जाएगा। लोग ये कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी जो है उसका नेतृत्व नहीं ले सकता, या अगर लेगा भी तो वो उस तरह से जो है पार्टी को मजबूती से नहीं चला सकता। क्या आप इससे सहमत हैं? सिराज साहब आप बताइए, 135 साल पुरानी पार्टी का कितने अध्यक्ष बाहर से गिनती करेंगे? पहले अध्यक्ष से आप देखिए। नहीं, वो तो उस दौर में अभी लेटेस्ट में देख लीजिए, लेटेस्ट में सीताराम केसरी थे, नरसिम्हा राव थे जी, उनके बाद जो है अब तो सब कांग्रेस के ही ज्यादातर। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं होती। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ये जो गांधी परिवार है, ये इसने अपने को शहीद किया है, शहीदी है, देश के लिए कुर्बानी दी। किसके परिवार ने दे दिया है आप बताइए? इंदिरा जी को गोली मारी गई, राजीव गांधी जी के साथ कैसा हुआ है? तो ऐसी हो गया हवा में। नहीं तो उनकी जो शहादत है वो तो बेशक हमेशा हमारे यहाँ लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, शरद पवार जी लड़ चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद जी लड़ चुके हैं चुनाव। अब ये तो जनता है, ये तो जो हमारे वहाँ पे मेंबरान हैं, आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, जो वोट कास्ट करते हैं, वो डिपेंड करेगा ना वो किसको चाहते हैं। हमने तो उनसे नहीं कहा है कि आप मुझे दीजिए, या तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ एग्जाम उसमें वो चुनाव होता है, तो ये तो खाली मीडिया का, और ये एक्चुअली क्या है, आरएसएस और बीजेपी का भोंपू है। आप उनके यहाँ क्या होता है आप बताइए? उनके यहाँ बंगारू लक्ष्मण थे, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? इन्हीं लोगों ने मिलजुल के जो है उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगवाया। करप्शन के चार्ज के बाद जो है क्या हुआ, वो उनको हटना पड़ा। उसके बाद से इनको देख लीजिए, उसके बाद मोदी साहब बने प्रधानमंत्री, तो कैसे 2 मिनट में है अमित शाह को बना दिया गया। अमित शाह कहाँ से आ गए? क्या और लोग नहीं थे क्या लाइन में अध्यक्ष बनने के लिए? या अब जो बने हैं अध्यक्ष, ये अपनी मर्जी से चुनाव से बन गए हैं? उनके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? अभी आप देखिए ना, अगर लोकतंत्र की बात है तो अब शुरुआत तो हो गई ना। देखिए, जहां से ये जाके बैठे थे गुफा में, आपको याद है गुफा वाला फोटो देखा था आपने? उसी गुफा से तो शुरू हो गया। उनके मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों बदल दिया? वो भी प्रचारक को बदल दिए। वो भी प्रचारक हैं, वो बाहर से नहीं आए हैं, संघ के प्रचारक हैं। और संघ ये कहता है कि हमारा तो कोई रोल नहीं है,
संघ का अगर रोल नहीं है तो तुमने कैसे उसको मुख्यमंत्री बना दिया? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाँ, ये मुख्यमंत्री कम और एक, अब उनके बाद में देखो, ये तो जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहे कुछ भी बना सकती है। अब मैं मेरा कोई कहने का कोई तुक नहीं है कि वो नहीं बने या नहीं बनना। अगर जनता ने बनाया है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? नहीं, उनकी कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली किसी काम की नहीं है। कार्यप्रणाली का क्या मतलब है? जाके देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से लेके गाजियाबाद से लेके गोरखपुर से लेके गाजियाबाद तक देख लीजिए। जो भी उनके प्रशासन के बारे में या जिन किसी कार्यशैली के बारे में बोलता है, तुरंत केस दर्ज हो जाता है, सबके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। कब तक दर्ज करोगे, कब तक करोगे? इस देश ने तो मुगलों को भी देखा है, अंग्रेजों को भी देखा है, ठीक है। तो हमारी जनता तो जो है यहाँ की ना, वो बहुत सहनशील है। उसमें इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है ना कि वो एक सीमा के बाद जो है, जब उसको लगता है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो अपने आप वो उनका। अच्छा, एक सवाल भाई, निकट भविष्य में आपको एक पॉलिटिशियन होने के नाते क्या लगता है, कब तक जो है यूपीए पूरी तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होके बीजेपी को जो है उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, अब मैं ये तो हम तो हमेशा से चाहते हैं कि भाई गठबंधन बने। जो गठबंधन हमने पहले भी बनाया था, लेकिन जब 19 का चुनाव आया तो धीरे धीरे जो है लोगों में आपस में कुछ मतभेद कह सकते हैं या किसी का दबाव रहा होगा। लोग अपने अपने, और क्योंकि अपना सबका एक चुनावी एजेंडा होता है, उनका एक अपना घोषणा पत्र होता है। तो जो क्षेत्रीय होता है ना सिरासा, वो नेशनल पार्टी के साथ, तो उसके तो प्रॉब्लम तो आएगी। आप सपोज करिए कि पटना है या लखनऊ है, लखनऊ की जो प्रॉब्लम वो दिल्ली से तो आप उसको सेटल नहीं कर सकते, मेटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन आने वाला जो चुनाव है वो ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा जो है आम जनता और ख़ास तौर से मध्यम और गरीब लोग परेशान हुए। ऐसे हालात में सरकारें तो उतना नहीं कर पाई, लेकिन आम जनता में जो जिम्मेदार लोग थे, जैसे आपके बारे में भी सुना कि दिल्ली में जो है गरीबों को जो है सारा अनाज और रोज़मर्रा की चीज़ें दी आपके द्वारा। वकीलों ने भी जो है अपने लेवल पे, सबने जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, तो सरकार को अरबों रुपए दे दिए इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े थे। और सरकार ने जो एक प्रधानमंत्री केयर फंड बना दिया उस दौरान, ये किस हिसाब से? जबकि प्रधानमंत्री का नाम किसी तो पहले वो किसी के नहीं सुनते हैं, उस पर तो आरटीआई नहीं ले जा सकते। उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो अभी बात आ रही थी कि न्यायपालिका को अपनी बात कहनी चाहिए, न्यायपालिका में लोग हैं, न्यायपालिका ने सुनवाई तक नहीं की। अब उसको बंद करके फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड जो है पिछला, अब उसको भी चला रहे हैं। ये पैरेलल, जैसे आरएसएस और बीजेपी, बीजेपी के साथ एक आरएसएस पैरेलल काम करती थी, उसी तरीके से अभी भी इनका वो काम चल रहा। और रही बात जो है, तो दिल्ली में हम लोगों ने, तो हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश ने तो जो हमारे 282 ब्लॉक हैं उसमें डेली रसोई चली है, एक दिन भी रसोई बंद नहीं हुई है। उसमें गरीब अमीर की बात नहीं थी, जिसकी जो भी समस्या रही है, जिस लायक भी रहा। अगर प्रवासी को पटना बिहार जाना है तो यहाँ पे कोटला में बसें हमारे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने लगवाया, पार्टी ने लगवाया, सब जगह लगाया, सबकी जिस तरीके से मदद हुई। और हमारी नेता प्रियंका जी ने और राहुल जी ने तो कह दिया कि हर स्टेट की जो हर स्टेट का जो पीसीसी है चीफ, वो अपने फंड से, जो हमारा वहाँ स्टेट का फंड है, उससे जो है इनके रेलवे की टिकट या बस की बुकिंग का जो टिकट है, जो खर्चा आता है, वो रेलवे को इनको पे कर दो। हमने तो मानवता के नाम पे हमें तो करना ही है, हम आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। रही बात चुनाव की और जीतने हारने की, ये सत्ता आती रहती है और जाती रहती है, ठीक है। आपके अंदर जो है, आप डिटरमिनेंट रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन रहना चाहिए आपके अंदर कि मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा। सेवा भाव रहनी चाहिए, ठीक है। सेवा भाव रहेगी और सेवा भाव है तो उससे। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे जो है काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं लोगों की। ये बताइए कि जो केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ इतनी नई कोर्ट भी खुल गई है दिल्ली में, तो इस पे जो है बोझ कम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? या और नई कोर्ट और जजेस की अपॉइंटमेंट होना चाहिए? नहीं, जजेस नए कोर्ट की मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है। जो पिछले जो वैकेंसीज हैं
उसी को ये फुलफिल कर दें तो बहुत बोझ कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे विदेशों में बहुत कम टाइम में जो है केस सेटल हो जाते हैं और वकील लोग भी उतने ही केसेस लेते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है ना, डिस्प्यूट थोड़ी कम है। आप 130 करोड़ आदमी हो, वहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ के एक कंट्री है, कहीं 8 करोड़ की कंट्री है, कहीं 5 करोड़ की कंट्री है, तो उसका तो कोई हमारा कोई मैचिंग नहीं है सर। नहीं तो उस रेशियो में यहाँ अगर उतने कोर्ट बने तो फिर जल्दी उतने कोर्ट है, खाली वैकेंसी कर दें उसको इम्प्लीमेंट करने का और उनके सुख सुविधा दें। दिल्ली की जनता से आप एक कांग्रेस नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली की जनता से तो मैं दिल्ली की जनता के साथ पिछले 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली की जनता बहुत ही अच्छी और बहुत ही सहनशील और बहुत समझदार जनता है और कभी कभी हो जाता है और लोगों के मन में है, लोगों के दिल दिमाग में है कि 15 साल में दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई और 6 साल में एक भी कहीं फ्लाईओवर, एक भी इवन रोड के मेंटेनेंस तक इस गवर्नमेंट ने उसको मेंटेन भी नहीं किया। ठीक है, दिल्ली की जनता से मेरी अपील है और मैं बार बार यही अपील करूंगा कि झांसे में उनको नहीं आना चाहिए झूठी बातों के लिए और झूठे आश्वासन से कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप ऐसा जितनी भी स्कीम है वो हमारी शीला जी ने हमारे सब कुछ उन्होंने ही शुरू किया था, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन की वो RWS सब जगह उन्होंने बनाया, सब कुछ है। आज इनकी कोई क्लिनिक आप जाके देख लीजिए। दूसरी बात है ये जो कोरोना हुआ पैंडेमिक, इसमें आप देख लीजिए क्या सुख सुविधा, एक भी कुछ सुख सुविधा नहीं। लोग कहाँ से कहाँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं से मैसेज आ जाता था, कहीं व्हाट्सएप पे आ जाता था कि भाई हमारा आदमी वहाँ पे। कई कई तो ऐसे केस आए हैं सराज साहब कि आप सोच के हमारी आत्मा जो है बिल्कुल घबराने लगती है कि 1-2 केस ऐसे आए कि भाई उनके फादर को इस फला हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और जब जा रहे हैं तो वहाँ ही नहीं, वो पता लगा कि ढूंढते 3-4 दिन के बाद पता लगा नरेला में किसी फ्लैट में आइसोलेशन में डाल दिए हैं। तो ये तो हमारे देश पे जो और ये पूरी दुनिया में थी, लेकिन खैर मैं स्पेशली अपने देश के लिए दुआ करूँगा और ऊपर वाले से भी जो मेरा ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, मैं उससे प्रार्थना करूँगा कि ऐसी आपदा जो इस देश में और कहीं किसी भी देश में ना आए और लोगों का प्यार, भाई, सौहार्द, मित्रता ये बनी रहे। और कांग्रेस ने हमेशा यही किया है और आगे भी यही कांग्रेस करेगी, मेरा यही कहना है। अच्छा, नमस्कार।